Hello students, this is your assignment, revision assignment 10, chapter 14. Draw the shapes on flipping and sliding. फ्लिप करके ये शेप इस तरीके से दिखेगी और स्लाइड करके इस तरीके से. शेप बेटा जब हम फ्लिप करते हैं तो वैसे करके पलट जाती है, उसकी साइड चेंज हो जाती है. जो चीज राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाती है. ठीक है. अब क्योंकि इस पिक्चर की लेफ्ट साइड और राइट साइड देखने में सेम है तो फ्लिप करके भी वो चेंज नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि अगर ये पलटेगी तब भी दोनों तरफ से सेम दिखाई दे रही है तो वो चेंज होएगी ही नहीं. और स्लाइड में तो वैसे भी चेंज नहीं होती पिक्चर, सेम स्लाइड हो जाती, सेम पिक्चर आती है स्लाइड में. ठीक है. नेक्स्ट इसमें फ्लिप करा है तो ये शेडेड पार्ट अभी यहाँ राइट साइड में है तो फ्लिप करके ये शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड में हो जाएगा. ठीक है. और स्लाइड करके सेम आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द शेप ऑन 1/4 टर्न एंड 1/2 टर्न. हाफ टर्न में कोई भी पिक्चर होती है वो बिल्कुल पलट जाती है, बिल्कुल ऐसे है. अगर ये पेन तो इसको मैं 1/2 टर्न लूंगी तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. और अगर मुझे 1/4 टर्न लेना है तो अभी ये पेन ऐसे है और 1/4 टर्न में ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये 1/2 टर्न लेती हूं तो ये मैं बिल्कुल ऐसे अपोजिट हो जाएगा ये. ठीक है. और अगर 1/4 टर्न लेना है मुझे तो ये यहां से इधर पे इसकी निब है तो यहां से ये जस्ट नीचे आ जाएगी. ठीक है. तो यही हमने इसमें भी किया है. इसमें 1/4 टर्न लिया है तो ये यहाँ इस साइड से ये शेडेड पार्ट इस साइड आ गया, ये 1/4 टर्न हो गया. और जब 1/2 टर्न लिया है तो ये बिल्कुल घूम के अपोजिट साइड में आ गया. इधर है शेडेड पार्ट तो इधर आ गया है. ठीक है. इसको भी हम इसी तरीके से देख रहे हैं, जैसे भी मैंने पेन को मूव किया था उसी तरीके से ये पिक्चर भी मूव हो रही है. तो 1/4 टर्न में ये डॉट का निशान नीचे की तरफ आ गया है और 1.5 टर्न में ये जस्ट दूसरी साइड पहुंच गया है. ठीक है. इसमें भी ये शेडेड पार्ट इस लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया 1/4 टर्न में और 1.5 टर्न में बिल्कुल उसके अपोजिट में चला गया. ये शेडेड पार्ट इधर है तो बिल्कुल अपोजिट में इधर आ गया है 1/2 में. नेक्स्ट है the time taken by 5 students of a class to reach school are given in the table below. नीचे की टेबल में बेटा आपको टाइम दिया हुआ है कि बच्चे कितने कितने टाइम पीरियड में स्कूल पहुंचते हैं. स्कूल पहुंचने में उनको कितना टाइम लगता है. रोहन को 20 मिनट्स लगते हैं, शीला को 10 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को 35, सुकृति को 25 और रॉबिन को 40 मिनट्स लगते हैं. तो इसी डाटा के बेस पे हमें बार ग्राफ पे ये डाटा हमें रिप्रेजेंट करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका, यहां पे हमने शो किए स्टूडेंट्स के नेम और यहां पे हमने मिनट्स टाइम शो किया है. तो टाइम हमने टाइम के लिए 10-10 का गैप लिया है स्टूडेंट्स. जो 25 है अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं तो 25 भी हम मेंशन कर सकते हैं. 25 क्या होगा, 20 और 30 के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट हो जाएगा 25. तो इसलिए 10-10 के गैप लेने में कोई दिक्कत नहीं है. आप 5-5 का भी गैप ले सकते हैं लेकिन आपका बार ग्राफ काफी लंबा बनेगा. ठीक है. तो रोहन 20 है तो हमने बार को 20 तक बना दिया है. आपको बार ग्राफ में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस साइड टाइम इन मिनट्स आएगा और दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस. ठीक है. आपका रोहन का 20 तक बार है, शीला का 10 तक है और सोनिया का 35 तक है स्टूडेंट्स. ठीक है. और सुकृति का 25 तक है, यहां पे आएगा सुकृति का 25 तक. ठीक है. और रॉबिन का 40 तक बार है. ठीक है.
इसमें बार्स की मेजरमेंट भी होती है बेटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें स्केल लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो किया है। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर पे बेटा एक बच्चा शो हो रहा है ना, तो वही हमने 1 स्टूडेंट्स लिख दिया। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स। आपने जो गैप लिया है वो 10 मिनट्स का लिया है, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट बी रिमेम्बर, ये टाइम इन मिनट्स आपको लिखना जरूरी है। एक्सिस लिखना जरूरी है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये स्केल लिखना जरूरी है। सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करके और बार्स बनाने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बार्स में। फर्स्ट आपको ये देखना है कि क्या मेंशन किया आपने, टाइम इन मिनट्स, और इधर पे नेम जरूरी है लिखना। रोहन, शीला, ये नाम भी लिखने हैं आपको। सेकंड है आपको एक्सिस मेंशन करनी है। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये स्केल लिखना है। नाउ नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 हाफ स्कर्ट सेमी सर्कल। जो डायमीटर होता है बेटा वो जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तब हम उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 3 है, 3 के 2 फैक्टर है, 1 और 3। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है। 1 का फैक्टर क्या है, 1। 1 किसकी टेबल में आता है, बस अपनी टेबल में आता है, तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना, इसलिए ना ही ये प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 के तो 2 फैक्टर भी नहीं है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अभी मैंने बताया प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अभी इसमें भी मैंने बताया आपको, जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यू नो व्हाट इज कॉर्ड, ये बेटा कॉर्ड है, द लाइन विच टचेस द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। वो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। यही कॉर्ड इस तरीके से हम बनाएंगे, तो सबसे जो बड़ी कॉर्ड है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। एक एंगल जिसका मेजर है, जिसका जो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, लेकिन 360 डिग्री से कम है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइन हम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, दे नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस के बीच में अगर यहां पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है तो यहां भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर। यू नो दैट न्यूमरेटर फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर इज स्मॉलर। फ्रैक्शन इन विच जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से स्मॉलर देन डिनोमिनेटर और कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ए बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। बार ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को वर्टिकल बार्स में। ये बेटा आपके वर्टिकल्स बार है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं अपने पेज पे, इस तरीके से बनाएं तो ये हॉरिजॉन्टल बार हो गए, ठीक है।
एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री से ज्यादा बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल लेंथ की होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए ट्राइंगल विद ऑल 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक ट्राइंगल जिसकी सारी 3 साइडें अलग अलग लेंथ की होती हैं उसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है। द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस, सरफेस, जमीन ये कवर कर रही है वो उसका एरिया होता है। जैसे पेन मैंने यहां पे रखा है तो इस पेन ने इस पेज के ऊपर कितना एरिया कवर किया, दैट इज कॉल्ड एरिया। कितनी स्पेस कवर करी है इस पेज पे, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस पेन। ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, पूरे सर्कल की बाउंड्री के लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे ये सर्कल है तो इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इसकी कितनी लंबाई है वो इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो किसी भी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर, थैंक यू।